Welcome to part 2 of the making of a global world। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 19th सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस हुए जिसने वर्ल्ड को ग्लोबल किया। 19th सेंचुरी में वी फाइंड दैट बहुत सारे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक चेंजेस हुए, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ और इससे एक नई सोसाइटी बनी। जो रिलेशंस थे फॉरेन से उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हुए। 3 तरह के इकोनॉमिक फ्लो देखते हैं हम लोग इसमें 19th सेंचुरी में। इसने पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी को शेप दिया। फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। इसमें थोड़ी बहुत परेशानी थी फ्लो ऑफ लेबर के केस में। इसको कई बार रिस्ट्रिक्ट किया गया, रोका गया। लेकिन ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इन तीनों फ्लो में अगर एक भी फ्लो रुक जाता है तो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाएगी। इसलिए कोई चारा नहीं था वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ के पास में, और ये तीनों फ्लो ऑफ गुड्स और फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ कैपिटल 19th सेंचुरी में चलते रहे। इसी से काफ़ी चेंजेस आए पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड में एक नई इकोनॉमी ने शेप लिया। जहाँ तक फूड के प्रोडक्शन का सवाल है, उसके कंजप्शन का सवाल है, हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखते हैं। इसके पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंज देखते हैं। ब्रिटेन के केस में हम इसको अच्छे ढंग से महसूस कर सकते हैं कि कैसे इकोनॉमी चेंज हुई। ब्रिटेन जो एक बड़ा मेजर कंट्री था 19th सेंचुरी का, उसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़ोरदार ढंग से हो रहा है। और जब पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो निश्चित रूप से फूड ग्रेन के डिमांड बढ़ेंगे। तो और एक फैक्टर था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो रहा था ब्रिटेन में। टाउन्स एंड सिटीज़ जो थे वो नए नए टाउन्स एंड सिटीज़ बन रहे थे, उनका ग्रोथ हो रहा था। और इंडस्ट्रीज़ भी, नई नई इंडस्ट्रीज़ भी बन रही थी। तो इससे एक चीज़ देखने को मिला कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है, फूड ग्रेन, उनका डिमांड काफ़ी बढ़ गया था। जो लोग शहर में काम कर रहे थे उनके लिए तो बस एक ही रास्ता था कि वो फूड ग्रेन को परचेज़ करें और खाएं, जैसा कि आजकल भी होता है। तो प्राइस जो था फूड ग्रेन का वो भी काफ़ी बढ़ रहा था। इंग्लैंड में ख़ास तरह की चीज़ देखने को मिलती है, ख़ास ट्रेंड देखने को मिलता है कि इंग्लैंड का जो अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था, फूड ग्रेन था, वो काफ़ी महंगा था। और जब वो बाहर से उसको इंपोर्ट करते थे तो वो काफ़ी सस्ता पड़ता था। जो एग्रीकल्चर था इंग्लैंड में वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के हाथ में था, और वो चाहते थे कि उनको प्रॉफिट हो। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल के जो बाहर से फूड ग्रेन इंपोर्ट होता था उसको बंद करवा दिया। और इसको बंद करवाने के लिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसको हम लोग कॉर्न लॉ जानते हैं, कॉर्न लॉ के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये कॉर्न लॉ पास हो गया और फूड ग्रेन का इंपोर्ट बंद हो गया तो फूड ग्रेन के प्राइसेस बहुत बढ़ गए। पुअर पीपल के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया खाना खाना। साथ साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो टाउन्स और सिटीज़ में रहने वाले जो एम्प्लॉयज़ थे, उनके लिए भी काफ़ी परेशानी हो गई। तो इन लोगों ने फिर गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया और जोर डाला, और इनके प्रेशर को देखते हुए गवर्नमेंट को कॉर्न लॉ को वापस लेना पड़ा। तो कॉर्न लॉ बना भी और वापस भी हुआ। कॉर्न लॉ जब वापस हुआ तो इसका भी अपना इम्पैक्ट था। जैसे ही कॉर्न लॉ
एबॉलिश किया गया, वापस लिया गया और इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन फिर से स्टार्ट हो गया। तो फूड ग्रेन काफ़ी सस्ते हो गए, काफ़ी चीपर हो गए ब्रिटेन में। लेकिन जो एग्रीकल्चर था वहाँ का, वो इससे कम्पीट नहीं कर पाया। रिज़ल्ट क्या हुआ, वहाँ का अपना एग्रीकल्चर बंद हो गया। वहाँ लोगों ने फूड ग्रेन प्रोड्यूस करना बंद कर दिया क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ रहा था। और जब एग्रीकल्चर वहाँ बंद हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अब गांव में जॉब अवेलेबल नहीं थे, तो बहुत सारे जो लेबर थे या तो वो शहर की ओर चले गए, टाउन्स एंड सिटीज़ की ओर चले गए, या फिर उन्होंने देश ही छोड़ दिया, वो माइग्रेट कर गए दूसरे देशों में, जिनकी बात हम लोग अभी करेंगे। ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही थी, लोगों का इनकम बढ़ रहा था, टाउन्स एंड सिटीज़ बढ़ रही थी, फूड ग्रेन का डिमांड भी बढ़ रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा था वहाँ फूड ग्रेन। लेकिन उनके यहाँ खेती नहीं हो रही थी, एग्रीकल्चर उनके यहाँ नहीं हो रहा था। ब्रिटेन के रिक्वायरमेंट को देख के वर्ल्ड के जो दूसरे कंट्री थे ईस्टर्न यूरोप के, जैसे रशिया, उसके बाद अमेरिका भी, ऑस्ट्रेलिया भी, ये लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे कि कैसे वो ब्रिटेन की डिमांड को, फूड ग्रेन की डिमांड को पूरा करें। और इन देशों ने, ईस्टर्न यूरोप के देशों ने, रशिया ने, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने, इन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी कि वो कैसे ब्रिटेन के डिमांड को पूरा करेंगे। उन्हें अपने यहाँ फूड ग्रेन के खेती पे जोर देना चालू कर दिया। उन्होंने फॉरेस्ट क्लियर किया, लैंड को प्रिपेयर किया, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था, बल्कि ये भी देखना था कि कैसे वो फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे ब्रिटेन को भेजेंगे। सी रूट जो था वो सबसे सस्ता था, लेकिन सी रूट पहुंचाने के लिए भी के पास, मतलब हार्बर के पास पे जो सी पोर्ट्स थे, वहाँ फूड ग्रेन पहुंचाने के लिए भी इनको कुछ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और इसके लिए जो उनका अपना एग्रीकल्चरल फील्ड था, जो फूड ग्रेन जहाँ स्टोर करते रहे होंगे, वहाँ से उनको रेलवे लाइन बनानी पड़ी सी पोर्ट तक, हार्बर तक। और इतना ही नहीं, बल्कि नए हार्बर भी उनको सेटअप करने पड़े। जो पुराने हार्बर्स थे उनको एक्सपेंड करना पड़ा, उनको ठीक करना पड़ा। तो इन सब कंट्रीज़ ने ब्रिटेन को खिलाने के लिए, ब्रिटेन की डिमांड को पूरा करने के लिए अपने यहाँ तैयारी शुरू कर दी। और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे लेबर आएंगे बाहर से तो उनको रखना पड़ेगा, उनको केयर करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे क्वार्टर्स बनने लगे, न्यू कॉलोनीज़ बनने लगी, ताकि जो माइग्रेटेड लेबर आएंगे यूरोप में, जो यूरोप में थे उसको छोड़ के जब आएंगे तो उनको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वो बहुत बड़े फैक्टर थे, वो रहेंगे तभी प्रोडक्शन हो पाएगा। तो इसके लिए पूरी तैयारी शुरू हो गई। और बहुत ज़बरदस्त रूप से हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में, ईस्टर्न यूरोप में। उस समय 50 मिलियन पीपल वो यूरोप से माइग्रेट करके अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, क्योंकि वहाँ जॉब क्रिएट हो गया था। 1890s तक हम क्या देखते हैं, 1890s में ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है वो शेप लेना चालू कर दी। इंग्लैंड में जो फूड आ रहा था वो बहुत नज़दीक से नहीं आ रहा था, 1000 ऑफ माइल दूर से, बहुत दूर से उनके यहाँ फूड ग्रेन आ रहा था। एक नया सिस्टम डेवलप हो गया था। वहाँ पर दूसरे जो लेबर थे, जो सस्ते रेट में काम कर सकते थे, वो लोग काम कर रहे थे। ब्रिटेन के लेबर्स दूसरे देशों में चले गए थे, तो ये माइग्रेशन चल रहा था। ऐसा एक सिचुएशन हमारे देश में भी, भारत में भी, इंडिया में भी क्रिएट किया। हम लोग सभी जानते हैं कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था हमारे देश में। तो पंजाब में उन लोगों ने व्हीट के प्रोडक्शन के लिए कैनाल कॉलोनी इस्टेब्लिश कर दी। जो वहाँ के सेमी डेजर्ट लैंड थे, जो बैरन लैंड थे, उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए बहुत सारे कैनाल्स बनाए गए।
और कॉलोनी बनाई गई ताकि वहाँ पर लेबर रहे जो दूसरे प्रदेशों से आ रहे थे, और वहाँ पर वीट का प्रोडक्शन हो जिससे वो इस वीट को यूरोप में एक्सपोर्ट कर सके। ऐसा ही कुछ कॉटन और रबर इनके साथ भी था। तो एक नया सिस्टम पूरे वर्ल्ड में, एक नया इकोनॉमिक सिस्टम पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर रहा है। टेक्नोलॉजी का रोल यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड को ग्लोबलाइज करने में, खासकर इन्वेंशन ऑफ रेलवेज, स्टीम शिप, मतलब ऐसा शिप जिसमें स्टीम इंजन लगा हो, टेलीग्राफ एक्सेट्रा, इन सब का डेवलपमेंट हो गया था। और इन सब के डेवलपमेंट के चलते वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल हो रहा था, वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन हो रहा था। 1870s में एक घटना, जो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एनिमल्स का, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे वर्ल्ड को ग्लोबल कर रही थी। 1870 तक जो एनिमल्स थे, क्योंकि यूरोप के लोग मीट ज़्यादा खाते थे, फ्लैश ज़्यादा खाते हैं, तो 1870 तक जो एनिमल्स थे वो जिंदा एनिमल्स, लाइव एनिमल शिफ्ट किए जाते थे अमेरिका से यूरोप। और जब वो यूरोप में वो उतरते थे तो उनकी स्लाउटरिंग होती थी, वो काटे जाते थे। लेकिन इस दौरान जब वो आते थे, बहुत लंबी दूरी तय करके आते थे, तो जब वो उतरते थे यूरोपियन मार्केट में तो बहुत सारे जानवर जो है वो रास्ते में मर भी जाते थे, कुछ बहुत दुबले हो जाते थे, कुछ बीमार हो जाते थे। तो जब ये लोग उतरते थे यूरोपियन मार्केट में, इसकी कीमत बहुत बढ़ जाती थी। जो मीट इनसे मिलता था, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा था, सप्लाई बहुत कम हो रही थी, इसलिए मीट का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था, जिसको ये लोग पूरा नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी में चेंज आया। जो शिप्स थे वो रेफ्रिजरेटेड हो गए, मतलब उसमें पूरा फ्रिज लगा दिया गया, रेफ्रिजरेशन लगा दिया गया ताकि कोई चीज़ ख़राब ना हो और बहुत लंबे समय तक वो शिप में रह सके। इस टेक्नोलॉजिकल चेंज ने भी वर्ल्ड को ग्लोबलाइज कर दिया। खासकर इस मीट के केस में हम देखते हैं कि अब एनिमल्स जो है वो जिंदा एनिमल्स अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से यूरोप में नहीं आ रहे थे, बल्कि जहाँ से शिप चल रहा था उस एनिमल्स को काट के उसका मीट ही लोग सप्लाई कर रहे थे। क्योंकि अब शिप्स जो थे उसमें स्टीम इंजन भी लगा था और उस शिप में रेफ्रिजरेशन भी था, मतलब एक तरह से पूरा शिप ही रेफ्रिजरेटेड था, जिससे मीट का या मीट के ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे। और जब ये मीट जब उतरा यूरोपियन मार्केट में, तब इतना ज़्यादा वो मीट उतर गया कि उसने प्राइसेस को काफ़ी कम कर दिया, क्योंकि अब जितना डिमांड था उससे कहीं ज़्यादा मीट मार्केट में अवेलेबल था। तो पुअर पीपल जो पहले इसको नहीं खा सकते थे और दूर से देखते रहते थे, अब वो भी अपने भोजन में, अपने फूडिंग आइटम में मीट को इंक्लूड कर रहे थे। पहले जहाँ वो पोटैटो, ब्रेड यही सब खा रहे थे और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो उतना अच्छा नहीं था रिच पीपल के मुकाबले में, लेकिन अब वो मीट खा सकते थे और इसके चलते उनमें बहुत सारे चेंजेस आए। तो इसने भी, टेक्नोलॉजी ने भी पूरे वर्ल्ड को ग्लोबलाइज किया। एक और फैक्टर कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म, दूसरे देशों को गुलाम बनाना, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करना, ये जो चीज़ शुरू हुई पूरे वर्ल्ड में। हालांकि इसने वर्ल्ड को ग्लोबलाइज तो ज़रूर किया, लेकिन एशिया अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ को, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। उनकी आज़ादी, उनका फ्रीडम चला गया और उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि कॉलोनाइजेशन ने वर्ल्ड को ग्लोबलाइज किया। अफ्रीका के केस में अगर हम लोग देखें तो अफ्रीका का जो पार्टीशन हुआ ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम के बीच में, बड़ा यूनिक ढंग से हुआ। क्योंकि 1900 तक हम क्या देखते हैं कि ब्रिटेन ने लगभग पूरे वर्ल्ड पे अपना कब्जा जमा लिया था
उधर 1871 में जर्मनी जब यूनिफाई हुआ तो वो भी अपने लिए लैंड्स डिमांड करने लगा। 1885 में बर्लिन में मीटिंग हुई इन सब इंपीरियल कंट्रीज़ की, और अफ्रीका को एक रूम में मैप को बिछा दिया गया टेबल पे, और पेपर पे ही अब पूरे अफ्रीका को बांट लिया गया, जिसको हम लोग पेपर पार्टीशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से कॉलोनियलिज्म ने भी और इंपीरियलिज्म ने भी वर्ल्ड को ग्लोबलाइज किया। एक और बड़ी यूनिक घटना हुई, यूएसए का इमर्जेंस हुआ इंपीरियल कंट्री के रूप में। यूएसए जिस पे स्पेन ने कभी कब्जा किया था अमेरिका पे, अब स्पेन को हरा के अमेरिका ने उसकी कॉलोनीज़ को छीन लिया और अमेरिका का इमर्जेंस हो गया एक इंपीरियल कंट्री के रूप में। ये वर्ल्ड की बड़ी यूनिक घटना थी। लेकिन जब यूरोपियंस अफ्रीका में पहुंचे तो वहाँ भी उनको बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी। अफ्रीका वो पहुंचे थे वास्ट लैंड को देख के, और वहाँ पर अवेलेबल प्रेशियस मिनरल्स को देख के, जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लैटिनम, इन सब चीज़ों ने यूरोपियंस को वहाँ पर अट्रैक्ट किया था। वो चाहते थे कि अफ्रीकन उनके लिए वर्कर का काम करे, लेबर का काम करे, ताकि वो ठीक से वहाँ माइनिंग कर सके, वहाँ प्लांटेशन वर्क कर सके। लेकिन अफ्रीकन्स तैयार ही नहीं थे। उसके रीज़न थे क्योंकि अफ्रीकन के पास दो चीज़ें थी जो उनको बहुत अमीर बनाती थी, और वो समझते थे कि वो बहुत अमीर हैं। एक तो वास्ट लैंड, बहुत बड़ी ज़मीन उनके पास थी, और कैटल उनके पास थे। इन दोनों चीज़ों के होने के कारण अफ्रीकन अपने आप को बहुत अमीर समझते थे, और उनका ये मानना था कि उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है, वेजेस के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। यूरोपियंस ने उनको कई प्रकार के टेम्पटेशन दिए, लालच दिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यूरोपियंस ने उस पर टैक्स लगा दिया, फिर भी अफ्रीकन नहीं माने। अफ्रीकन की जो लॉज थे, इनहेरिटेंस लॉज थे, उसको भी चेंज कर दिया यूरोपियंस ने कि फैमिली के एक ही मेंबर को पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी, बाकी मेंबर्स जो लेबर का काम करेंगे। फिर भी उनमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन एक बीमारी ने, जिसको रिंडर पेस्ट कहते हैं हम लोग, कैटल प्लेग कहते हैं, उन्होंने पूरे अफ्रीकन के मेंटलिटी को चेंज कर दिया। जानवरों में एक बीमारी फैल गई। ये बीमारी भी एशिया से आई थी, और ये जब बीमारी फैली तो 90% उसके एनिमल्स जो है वो इस बीमारी से मर गए। उसके बाद तो अफ्रीकन जो है उसके दुख की सीमा नहीं रही। अब वो समझने लगे कि वो बहुत गरीब हो गए, क्योंकि उनके कैटल जो है नहीं रहे। बचे कुचे जो उनके मवेशी थे, कैटल थे, उसको यूरोपियंस ने अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, और अफ्रीकन्स जो है वो मजबूर हो गए कि वो यूरोपियंस के माइंस में काम करें, लो वेजेस पे काम करें। इसके लिए उनको इस बीमारी ने मजबूर कर दिया। अदरवाइज़ अगर ये बीमारी नहीं फैलती, रिंडर पेस्ट, कैटल प्लेग नहीं होता, तो शायद वो माइनिंग का काम नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया, और इन सब चीज़ों ने पूरे वर्ल्ड को ग्लोबलाइज किया। यूरोपियन सक्सेसफुल हुए कि वो अफ्रीकन्स को एज ए लेबर अपने माइंस में काम करवा सके, और इन सब चीज़ों से भी, कोलोनाइजेशन से, इंपीरियलिज्म से भी वर्ल्ड ग्लोबल हुआ। तो अभी हम लोग इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे।